हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़िए स्टेट। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका साइंस और हिंदी का क्लास हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। कहीं ना कहीं यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन के निकलेंगे और यह है आपका पहला क्लास। यह कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा क्लास बनेगा और कहीं ना कहीं यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अभी केवल आपका चल रहा है थ्योरी क्लास है और मैं आपको बता दूं कि थ्योरी क्लास के बाद आपका अर्ध लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसको भी हम करवाएंगे। और यहाँ पे आपको फ्री में अनसॉल्व पेपर भी दिया जाता है। क्लियर है? सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा और यहाँ पे आपको हर क्लास टाइम टू टाइम दिया जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास की ओर। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि अभी जो नए छात्र हैं अभी हमसे नहीं ऐड हैं। जब आप शेयर करोगे तभी कहीं ना कहीं वो लोग ऐड हो पाएंगे। क्लियर? देखिए, जैसा कि आपके एग्जाम में आएगा शिक्षण की अवधारणाएं, ठीक है, पूछेगा आपसे शिक्षण की अवधारणाएं क्या क्या हैं। शिक्षण की परिभाषाएं भी पूछेंगी आपसे, शिक्षण का अर्थ भी आपसे आएगा, शिक्षण की प्रकृति भी आपके एग्जाम में आएगा, शिक्षण की विशेषताएं भी आएंगी, शिक्षण की प्रक्रिया भी आएगा, शिक्षण का उद्देश्य भी आएगा। ये जो आपका है अवधारणाएं, परिभाषाएं और अर्थ है, प्राकृत, विशेषताएं, प्रक्रिया और उद्देश्य, ये सब आपके शिक्षण में ही आएंगी। और इन सब का मैं हर एक क्वेश्चन से जब मैं आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा, दोनों में आपका आएगा, दोनों में आपका अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको बता दूंगा। आप देखिए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका आएगा संप्रेषण। देखिए 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका आएगा, कुछ आए चाहे ना आए, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण कभी भी अकेले आदमी के साथ नहीं होता, यानी कोई भी व्यक्ति अकेले संप्रेषण नहीं कर पाएगा। अगर मान लो मैं चाहूँ कि मैं अकेले कर लूँ तो अकेले संप्रेषण नहीं होता है। पहला पॉइंट ये, संप्रेषण करने के लिए 2 लोगों का होना आवश्यक है। ये हो गया आपका 2 पॉइंट। संप्रेषण आप अलग अलग तकनीक से कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हो। आप व्हाट्सएप से चैटिंग करते हो अपने दोस्तों के साथ, वह भी आपका एक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं आपका कॉलिंग, ये सब आपका आएगा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत। क्लियर है? संप्रेषण कभी भी आपका एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है। यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया था, ठीक है। देखिए, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, बातचीत करने की आवश्यकता कितनी है, महत्व कितनी है, आप एक नहीं आप 10 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। संप्रेषण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जब आप बच्चों के साथ बात करोगे, जब आप एक भावी अध्यापक बन जाओगे, तो आप बच्चों के साथ बात करोगे, आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण के सिद्धांत क्या है, इसके घटक क्या है, संप्रेषण के प्रकार कितने हैं। संप्रेषण के आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने? संप्रेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक। क्लियर? शाब्दिक और अशाब्दिक ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। अभी आपका शाब्दिक और अशाब्दिक क्या होता है? शाब्दिक भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, ठीक है, एक होता है आपका मौखिक। लिखकर जो आप बताओगे किसी को, लिखकर जो आप पूछोगे वह आपका लिखित में आएगा। जो आप बोलकर पूछोगे, जो आप बोलकर जानोगे, समझोगे, वह आपका मौखिक में आएगा, ठीक है। और ये आपका अशाब्दिक क्या होता है? देखिए, इसमें कहा गया है वाणी, ध्वनि, आँखों की भाषा, स्पर्श करके। अब ये क्या है? देखिए, जो ठीक है आपका शाब्दिक संप्रेषण है, इसे देखिए मान लो हमने आपसे कहा मनोज यहाँ आओ,
तुम वहाँ जाओ, हमें ये चाहिए, हमको पेन चाहिए, यह आपका शाब्दिक संप्रेषण में आएगा। ठीक है, यह आपका आएगा मौखिक भाषा में। अगर मैं लिखकर बोलूँ कि हमको एक पेन दो, ठीक है, और मैं फिर आपको दिखाऊं, वह आपका लिखित में आएगा। लेकिन जो आपका अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक में आप इशारों के साथ बुलाओगे। कैसे? तो यह कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका अशाब्दिक यानी बिना शब्द के, ठीक है, इशारों में आप बुलाओगे, तो यह कहीं ना कहीं आपका अशाब्दिक में आएगा। ठीक है, किसी को, ठीक है, आप स्पर्श करके बुलाओगे कि ऐसे कि यहाँ आओ, ठीक है, यह आपका अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा। इस चीज़ों को आपको नोट करना होगा। ठीक, यहाँ से भी आपके कहीं ना कहीं 2 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका आता है व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होता है? ठीक है, व्यक्तिगत यानी जो आप अपने लिए किसी दूसरों के साथ बात कर रहे हो, वह आपका व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। क्लियर? आप मान लो, जैसे कि मान लो आपको कोई काम है, ठीक है, आप किसी से अपना काम करवाने के लिए उससे बात कर रहे हो, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए आप जिससे बात कर रहे हो, वह आपका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत के अंतर्गत आएगा। और जो, ठीक है, आपका सामूहिक संप्रेषण है, अगर, ठीक है, मान लो आपके समूह में 4-5 लोग हैं, ठीक है, आपका जो 4-5 लोग हैं, अगर मान लो उनका काम बचा हुआ है, तो उनका काम सॉल्व करवाने के लिए आप किसी से बात कर रहे हो, किसी भी अधिकारी से, किसी भी स्कूल में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वह आप सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। आपका व्यक्तिगत हो या फिर आपका सामूहिक हो, उसके दोष, लाभ, हानि हर चीज़ होते हैं। ठीक है, वही आपका इस कार्य क्या है, गुण है, दोष, उद्देश्य। ठीक है, आप किस उद्देश्य से बात कर रहे हो, आपका गुण क्या है, आपका दोष क्या है, ठीक है, उसका दोष क्या है, सामूहिक का दोष क्या है। ठीक है, यहाँ आपका रहेगा उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे आपका रहेगा उद्देश्य। क्लियर? आपका उद्देश्य क्या है, आपका गुण क्या है, आपका दोष क्या है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, वही आपका सामूहिक भी होगा। अब कक्ष में संप्रेषण, यानी कक्षा के अंदर जब आप बच्चों से बात करते हो, तो उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे उससे क्या सीखते हैं। ठीक है, देखिए, संप्रेषण करने के लिए कहीं ना कहीं आपको लोकल भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। आपको शब्दों का ज्ञान हो, आपको मात्राओं का ज्ञान हो, ठीक है, आपको सही उच्चारण का ज्ञान हो, कहीं ना कहीं तब जाकर कक्ष में एक अच्छा संप्रेषण हो पाएगा। क्लियर? इसमें आपका है कि संप्रेषण की रुकावटें, अगर मान लो आपको लोकल भाषा नहीं याद है, आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, आपको शब्दों का अर्थों का ज्ञान नहीं है, आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं संप्रेषण में रुकावट बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपने हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे उर्दू में बात कर रहा है, आपको उर्दू नहीं आ रही है, आप बात कर पाओगे? नहीं बात कर पाओगे, वहीं पे आपका संप्रेषण रुक जाएगा। ठीक है, आपका जब आपका बात होगा ही नहीं, तो आपका वहाँ पे संप्रेषण रुक जाएगा। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे आज पूछेगा शिक्षण का सिद्धांत, यहाँ से 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। ठीक, ये भी आपका, ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक, देखिए अभी, ठीक है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम बाद में लाइट को ऑफ कर देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। शिक्षण के सिद्धांत कन्फर्म है, 100% है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही है। ठीक है, बिना इसके और, ठीक है, बिना इसके 1 2 3। ठीक है, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत कम बनते हैं, लेकिन ठीक यहाँ से आपका, यहाँ से और, ठीक है, यहाँ से, इन तीनों के बिना पेपर आपका बनता ही नहीं है, ये आप जान लो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, शिक्षण के सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं, शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं, शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं आपसे पूछा जाएगा। आपको लिखना होगा कि शिक्षण के आपके 12 सिद्धांत हैं। कितने? शिक्षण के आपके 12 सिद्धांत आपको दिख जाएंगे। शिक्षण के विशिष्ट सिद्धांत कितने हैं
इसके आपके हैं बस केवल 4 सिद्धांत। ठीक है, 4 सिद्धांत आपके हो जाएंगे। देखिए, पहला आपका है क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत है। दूसरा आपका है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। तीसरा आपका है रुचि का सिद्धांत है। चौथा आपका है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। पांचवा आपका है नियोजन का सिद्धांत है। छठवां आपका है चयन का सिद्धांत है। सातवां आपका है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। आठवां आपका है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है। नौवां आपका है जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है। 10वां आपका है आवृत्ति का सिद्धांत है। 11वां आपका है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत है। 12वां आपका है विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, ये आपके 12 शिक्षण के सिद्धांत आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण के विशेष सिद्धांत कितने हैं। यहाँ पे आपका 4 आएगा। आत्मीयता का सिद्धांत है, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, विश्लेषण का सिद्धांत है। ये आपके शिक्षण के सिद्धांत है। शिक्षण के आपके 2 सिद्धांत होते हैं। एक आपका होता है विशिष्ट, ठीक, एक होता है आपका सामान्य। यह आपका सामान्य है, ये आपका विशिष्ट। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट है, ये आपके सिद्धांत हैं। 1 मिनट, अब शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अच्छे से। आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। आप ठीक है वीडियो को भी रोक कर कहीं ना कहीं इसको नोट कर सकते हो। चलिए अब ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है शिक्षण के सूत्र। ठीक है, देखिए शिक्षण का सूत्र और शिक्षण की प्रविधियाँ, ये दोनों आपका दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, जो आपका शिक्षण का सूत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मेन एग्जाम में यानी आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उसके साथ साथ आपको यूपी टेट स्टडी भी में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मान लो आप टीचिंग करते हो, ठीक है, जब आप टीचिंग करने जाओगे, जब आपकी टीचिंग लग जाएगी किसी भी विद्यालय में, तो वहाँ पे आपको शिक्षण सूत्रों के आधार पे ही आपको बच्चों को शिक्षा देना होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टीचिंग पूरा करना होगा। अब ये शिक्षण सूत्र क्या होता है और शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है शिक्षण सूत्र। अगर मान लो पूछेगा आपसे 1 नंबर में ऑप्शन में कि शिक्षण सूत्र की संख्या कितनी होती है, आपको लिखना होगा कितना। ठीक है, आपका हो जाएगा 11। आपका 11 शिक्षण सूत्रों की संख्या होती है। पहला आपका होता है सरल से जटिल की ओर, यानी जब आप बच्चों को कुछ भी समझाओगे, कोई भी विषय है आपका, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे, जो पहले आसान चीज़ें हैं पहले आप उसको बताओगे, उसके बाद जो कठिन चीज़ें हैं फिर आप उसको बताओगे। वही इसमें कहा गया है कि सरल से जटिल की ओर, यानी आसान से कठिन की ओर। ठीक है, ये है इसका पहला मतलब। सेकंड आपका है ज्ञान से अज्ञान की ओर। जब आप टीचिंग करने जाओगे तो आप पहले बच्चों से पूछोगे आखिर उन्हें को किस किस चीज़ की जानकारी है। अगर मान लो आप हिंदी पढ़ाओगे, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी, ठीक है, जिस भी क्लास में 1 to 8 है, आप जब पढ़ाओगे तो आप ठीक है पूछोगे आखिर बच्चों को उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। उस जानकारी को देखते हुए बच्चों में कौन सी जानकारी नहीं है, फिर आप उन्हें उस जो उन्हें नहीं पता है फिर आप उसको बताओगे। ठीक है, यानी ज्ञान से अज्ञान की ओर। जो उनकी ज्ञान है पहले आप उनके ज्ञान को पूछोगे, जानोगे, और जो उन्हें ज्ञान नहीं है फिर आप उनको बताओगे। ठीक है, यानी पहले ज्ञान फिर अज्ञान। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जो दिखाई देता है, जो चीज़ें बच्चे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, पहले आप बच्चों को उन चीज़ों को बताओगे, समझाओगे, उसके बाद जो अदृश्य हैं फिर उनको बताओगे। यानी ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म, यानी जो दिखता है, ठीक, पहले आप बच्चों को उसके बारे में बताओगे, फिर जो अदृश्य है, जो नहीं दिखता है, फिर आप उसके बारे में बताओगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आपका है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी जो शुरुआत है
ठीक है, शुरुआत करते करते जो उसका अंत है, यानी जो उसका अंश है, फिर जाकर आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो अनिश्चित नहीं है पहले आप उसको बताओगे बच्चों को, और जो ठीक है निश्चित है, जो फिक्स है, फिर आप उसको बताओगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो दिखता है यानी जो बच्चों के सामने है, जो बच्चे अपने गांव मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने विद्यालय में देख सकते हैं, उसके बारे में बताओगे। ठीक है, फिर जो बच्चे नहीं देख सकते हैं फिर आप उनके बारे में बताओगे। अगर मान लो बच्चे से पूछो कि ताजमहल कैसा है, और जो बच्चा कभी ताजमहल नहीं देखा है वह कहीं ना कहीं उसकी कल्पना नहीं तो कर पाएगा। ठीक है, पहले बच्चों को आपको किसी भी चार्ट में ताजमहल दिखाना होगा, ठीक, कि ऐसे ही है ताजमहल। उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों को आपको दिखाना होगा जो उनके सामने, ठीक है, नहीं है। वही आपका है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है विशिष्ट से समान की ओर। ठीक है, इस यहाँ पे आपका है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से सकारात्मक कर्म की ओर है, और अनुभूति के विचार की ओर, अनुभूति की विचार की ओर, प्राकृतिक का अनुकरण। ये कहीं ना कहीं आपके पूरा का पूरा 11 शिक्षण के सूत्र हैं। कितने हैं आपके? 11 आपके शिक्षण के सूत्र हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षण प्राविधियाँ। अब ये ठीक है, आपकी शिक्षण प्राविधियाँ क्या होती हैं? देखिए, प्रश्नोत्तर प्राविधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर प्राविधि बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे, जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उनसे हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर पूछेंगे, बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, वह आपका आएगा प्रश्नोत्तर प्राविधि के अंतर्गत। और जो ठीक है आपके सुकरात वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इसका खोज किया था। प्रश्नोत्तर प्राविधि का खोज किसने किया? सुकरात ने किया था। व्याख्यान प्राविधि, ठीक है, व्याख्या के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका है वर्णन विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि या फिर भाषण। देखिए आपका व्याख्यान और भाषण यह आपका प्राचीन विधि आएगा। पहले क्या था? पहले के ज़माने में ना लिखने का तो कुछ था, ना कुछ टाइप करने का था। ठीक है, पहले क्या था कि मैं बोलूँ आप याद करो, ठीक है, आप बोलो और मैं सुन लूँ। ठीक है, तो पहले कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें थी। और अब यहाँ पे आपका है स्पष्टीकरण प्राविधि, कहानी कथन प्राविधि। ठीक है, हम बच्चों को कहानी और कथन से भी कहीं ना कहीं हर चीज़ों को हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, निरीक्षण या अवलोकन प्राविधि। मान लो आपने बच्चों को कोई काम दिया, बच्चे क्लास में काम कर रहे हैं, या फिर आपने उनको होमवर्क दिया, बच्चे काम कर लिए, तो उसका आप निरीक्षण करोगे। ठीक है, कि आखिर क्या गलत है, क्या सही है, यह आपका आएगा निरीक्षण या अवलोकन प्राविधि। अगर ठीक है मान लो आपने टेस्ट लिया बच्चों का, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप क्लास में घूम घूम के उनके बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं, उसको आप देखोगे, उसको आप सही कराओगे। वह आपका आएगा अवलोकन प्राविधि में। उदाहरण प्राविधि, ठीक है, बच्चों को आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, हर चीज़ का आपको बच्चों को एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाना भी है, समझाना भी है। यहाँ पे आपका है खेल या गतिविधि। ठीक है, खेल या गतिविधि, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को खेल खेल में भी पढ़ाते हैं, खेल खेल में भी सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है समूह परिचर्चा। ठीक है, समूह परिचर्चा विधि, ग्रुप में। ठीक है, बच्चों को ऐसे मान लो 10-20 का ग्रुप आप ले लो, ठीक है, और बच्चे गोल गोल बैठ जाएं, फिर उसमें कहीं ना कहीं बच्चों से बात सिखाओ। जब ठीक है बच्चे समूह में बैठकर बात करेंगे, जो उनके अंदर का डर है वह गायब होगा। ठीक है, और जो उनकी सोचने की क्षमता है उसका विकास होगा। ठीक है, तो यह आपका आएगा समूह के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे आपका है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ठीक है, जैसे कि आपका आप इसे जो जगह होता नहीं है विद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य, ठीक है, कि मतलब आप घर से ये बना के लाओ, वो बना के लाओ, यह आपका आएगा प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत। वाद विवाद विधि, ठीक है, यह कोई मार धाड़ नहीं करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चंस का मतलब हम कोई क्वेश्चन कहें, ठीक है, आप बताओ, आप करो, ठीक है, हम बताएं, यह आपका आएगा वाद विवाद विधि। यानी किसी चीज़ पे, ठीक है, किसी चीज़ पे बहस करना। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि ताजमहल या फिर लाल किला, ठीक है, या फिर
ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, अयोध्या के बारे में, इलाहाबाद के बारे में, जो ठीक है इलाहाबाद में बहती है गंगा, उसके बारे में, मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ बताओ, बहस करो उस पर, वह आपका आएगा वाद विवाद के अंतर्गत है। इसलिए यहाँ पे ठीक है आपका है कार्यशाला विधि, ठीक है, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कार्यशाला के अंतर्गत होती भी हैं। इसलिए यहाँ पे आपका है भ्रमण विधि, बच्चों को घुमाओ, ठीक है, पिकनिक पे लेके जाओ और वहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे देखिए पढ़ने में, ठीक है, पढ़कर सीखने में और देखकर सीखने में कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान की अंतर होती है। ठीक है, अगर ठीक है मान लो आपने कोई भी चीज़ देखा है फेस टू फेस है, उसका फिगर उसके बारे में आप लिख भी सकते हो, अच्छा खासा आप लिखोगे, लेकिन जो ठीक है आप पढ़कर उसके लिखने में, ठीक है, और देख कर लिखने में कहीं ना कहीं बहुत अंतर होता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ गई, ठीक है, देखिए ये जो हमने यहाँ पे आपको लिखवाया है शिक्षण प्रविधि, इसके भी अंदर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। कैसे? 1 मिनट आप, ठीक है, पहले इसको एक बार वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर इस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब ठीक है आप लोग यहाँ देखिए, ये जो आपके सभी दिए गए हैं ना, प्रश्नोत्तर, व्याख्या, वर्णन, व्याख्यान, भाषण, कहानी कथन, इन सब में एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, लाभ और हानि, यानी गुण और दोष। ठीक है, पूछेगा आपसे कि वाद विवाद प्रविधि के लाभ क्या है, ठीक है, या पूछेगा आपसे कि इसकी हानि क्या है, ठीक है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। ठीक है, भ्रमण प्रविधि के गुण क्या है, दोष क्या है। दोष तो होगा ही, मान लो हर बच्चे के पास पैसे नहीं है तो उसमें टाइम भी अधिक लगता है, ठीक है, टाइम भी अधिक लगता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बच्चे वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है, यानी बहुत सी समस्याएं आती हैं जो इसके गुण दोष हैं। ठीक है, ये जो आपका 14 प्रविधि है, ये जो आपका ठीक है 14 प्रविधि है, हम इन सभी का क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, हम इन सभी के क्वेश्चंस करवाएंगे, आपकी जो बहुविकल्प क्वेश्चंस हैं हम वहाँ से भी करवाएंगे, और जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इन सभी को मैं करवाऊंगा। क्लियर? इन सभी का आपको हर एक की क्लास मिलेगा, मैं एक एक क्वेश्चंस को नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चंस का एकदम डीप से डीप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आप बताइए कि यहाँ पे आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट, सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी दिया जाता है। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।